हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी मिरर की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो 30 अक्टूबर से आपका स्टार्ट है, तो उसकी तैयारी चल रही है। काफ़ी जो हैं आपकी जो यूनिट्स हैं कवर हो चुकी हैं सभी क्वेश्चंस को लेकर। और जो डाउटफुल आपके क्वेश्चंस हैं उनकी जो क्वेरी आ रही थी कमेंट बॉक्स में, तो उनको भी क्लियर कर दिया जाएगा शाम तक। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। आज का जो आपका कंटेंट लेकर आए हैं, जो आपके लास्ट यानी कि 2018 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, तो उसकी व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। चलिए देखते हैं किस तरह का प्रश्न एग्जाम में बनता है। हमने तैयारी तो सभी यूनिट्स की कर ली है, अब देखते हैं पेपर किस तरह से बनते हैं। उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। तो हिंदी मिरर के साथ बने रहना है, और बने रहने के लिए क्या करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और साथ में क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ में कमेंट भी करना है। भले ही आपके कमेंट कुछ विरोधी आते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है कि आप लोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न का क्या है। पहला, 30 प्रश्न बनेंगे। 30 प्रश्न किस तरह के बनते हैं एग्जाम में, सभी यूनिट में से किस तरह के पार्ट आते हैं, किस तरह से हर यूनिट में से क्वेश्चंस बना हुआ है। अब आपकी सारी यूनिट क्लियर हो चुकी हैं, तो आपको एकदम क्वेश्चन पढ़कर पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी यूनिट में से क्वेश्चंस बन रहा है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को सामान्यतः जाना जाता है। राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मंडल आयोग। एक चीज़ और, कमेंट बॉक्स में आज काफ़ी कमेंट आए कि मैडम सही आंसर पूरा बताया करें। तो ये भी मैंने कहा कि जो है प्रश्न में इसलिए छोड़ती हूँ कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के तैयारी कर रहे हैं, तो एक कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी, मतलब हम बचपन से उनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फिर मुझे रिप्लाई मिला कि हाँ, हो सकता है वो कम औरों के लिए ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप एक इतनी हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो प्रश्न बहुत ईज़ी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है वो सभी को आते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि सारे ही प्रश्नों के आंसर मैं दूँ तो मैं दूँगी, आपको नहीं बोलूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए शुरू करते हैं आंसर। सीधा आपको दिखाई दे रहा है बी, कोठारी आयोग 64-66। नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की देने जा रहे हैं उनके लिए भी। चलिए पूरी डिटेल चेक करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 64-66 को सामान्यतः कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया स्वरूप, नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया, यानी कि इनके नाम पे इसका नाम रखा गया। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही लेवल का, यानी कि नेट के भी और आपके किसका, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना था 2018 में। अगस्त काप्टे, डीएल मार्गन, टीएस कून या ईएच कार। तो जो चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया था वैज्ञानिक शोध में, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा सी, टीएस कून। चलिए डिटेल चेक करते हैं क्या है। यहाँ पर है, सुप्रसिद्ध विद्वान टीएस कून ने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया। विज्ञान में शोध में चिंतन फलक प्रतिमान सिद्धांत या विचार आधार एक ही भिन्न समूह है। इसमें सिद्धांतों, शोध विधियों, आपके पोस्टुलेट्स और किसी भी क्षेत्र में वैध योगदान के लिए मानक को शामिल करता है। मुझे लगता है ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो अंतरिम हो, निश्चित हो, जांच हुई भी हो, सर्वमान्य हो। तो पहला प्रश्न आपका किससे बना था, याद आया होगा आपका, उस शिक्षा से संबंधित। अब आपके शोध के प्रश्न चल रहे हैं। तो शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन होता है जो अंतरिम हो। चलिए डिटेल चेक करते हैं क्या बता रहे हैं। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर होता है जो अंतरिम हो। शोध परिकल्पना दो प्रकार की होती है, दिशात्मक, अदिशात्मक। ठीक है, जिसकी दिशा हो व दिशात्मक, जिसकी नहीं हो अदिशात्मक। दिशात्मक परिकल्पना में एक दिशा अथवा दशा की ओर इंगित करते, जबकि अदिशात्मक परिकल्पना में ऐसा नहीं होता, जैसा कि मैंने भी आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको पता है ना कि आपके शोध के साथ ही इन्होंने उच्च शिक्षा डाली हुई है।
तो 7-7 प्रश्न बन रहे हैं दोनों के। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 54, 56, 58 या फिर 60? तो जल्दी से बता दीजिए आंसर। अगर आपने इसका आंसर सोचा है बी 1956 तो बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं डिटेल इसकी, चेक करते हैं। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते बहुत इजी है, आप इसको कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अब तो सारा बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना एक संवैधानिक संस्था के रूप में वर्ष 1956 में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। समन्वय के लिए, निर्धारण के लिए, अनुरक्षण हेतु और स्वायत्त संगठन है, ये भी याद कीजिए, ठीक है। पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर भी क्या देगा? सुझाव भी देता है। यह बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ नई दिल्ली से कार्य संचालन करता है। आपके प्रश्न के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और मुझे लगता है बहुत कुछ जानकारी आपको इसके बारे में मिल चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? चीन, ईरान, सऊदी अरब या फिर इराक? तो मानव रोबोट सोफिया को जो नागरिकता उस वक्त प्रदान की थी वह की थी सऊदी अरब ने। चलिए डिटेल देखते हैं। वर्ष 2017 में सऊदी अरब मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की। डेविड हैंसन की हैंसन रोबोटिक्स नामक कंपनी ने इसे रोबोट को बनाने का काम किया। सोफिया को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए और शॉर्ट फॉर्म भी, का पहला नवाचार इनोवेशन चैंपियन नामित किया गया। तो यूएनडीपी की जो आपकी फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल WGEEP का अगुवा कौन है? देख लीजिए, W आपका G और E और E और P का RK पचौरी, वंदना शिवा, माधव गाडगिल या प्रदीप कृष्ण? तो 6 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं सी माधव गाडगिल तो बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न की डिटेल। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP का गठन मार्च 2010 में माधव गाडगिल के नेतृत्व में किया गया था, जिसका उद्देश्य पश्चिमी घाटों के संरक्षण देखभाल के लिए रिपोर्ट तैयार करना था। 31 अगस्त 2011 को पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी गई थी। अब देखिए 2011 का क्वेश्चन बना है 2018 में, तो आप भी अच्छे से सारा पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? अब देखिए ये प्रश्न मैंने हिस्ट्री में कितनी बार कराया है, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में तो नहीं बताऊंगी कि बता दीजिए, इजी प्रश्न है, करा चुकी हूँ, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके लिए आंसर बता देते हैं। यही चीज़ तो निकल कर आई आज, और मुझे भी समझ में आई कि मुझे कहा गया कि हो सकता है वो अभी जुड़े हों या फिर उन्होंने नहीं पढ़ा हो, तो वो कैसे बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर? तो उनको तो आंसर चाहिए ना। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए इजी है, वो सोच के रख लीजिए, और जिनको नहीं पता है उनके लिए आंसर बता देते हैं। तो 7वें का आंसर आपका जाएगा ए, झांसी। अब इसमें 2 ऑप्शन निकल कर आए थे, उदयपुर भी आया था। अगर हम डिटेल में चेक करते हैं, यहाँ डिटेल है, चलिए देखते हैं। विलय सिद्धांत के तहत झांसी और उदयपुर रियासत को ब्रिटिश शासकों ने हड़प लिया था। इसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या व्युत्पत्ति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों शब्दों को भी याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत गोद प्रथा निषेध की नीति या हड़प नीति को अपनाया था। हड़प नीति के द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ कर लिया था, यानी कि सब राज्य अपने में मिला लिए और उसने उसको मजबूत कर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है? ये मैंने करा दी है आपकी यूनिट, और सारा ही सौरमंडल मैंने अच्छे से आपको शॉर्ट में भी डाला है और मुझे लगता है समझाया भी है। शॉर्ट में तो मैंने जरूर डाले, इसके काफ़ी क्वेश्चन हैं, देख लीजिए आप उनको। सूरज से 7वां ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो 8 का आपका आंसर जाएगा ए, यूरेनस। चलिए डिटेल चेक करते हैं। यूरेनस या अरुण, अब इसका दूसरा नाम क्या है? अरुण, ठीक है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। तो तीनों ही चीज़ याद करनी है, सूर्य से दूरी, व्यास के आधार पर और द्रव्यमान के आधार पर। अब आते हैं आगे।
सौरमंडल के अरुण, बृहस्पति, शनि और वरुण, इन चारों ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है। ये भी प्रश्न बन रहा है। अच्छा, यूरेनस अरुण प्रत्येक 84 पृथ्वी वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न निकल कर आ गए हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ेंगे तो क्या होगा, अच्छे से याद भी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। संपत्ति का अधिकार है व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक, सामाजिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो 9 का आपका आंसर जाएगा क्या, बी और डी। क्यों जाएंगे बी और डी, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। पहले ये था संवैधानिक अधिकार, उसके बाद बन गया कानूनी अधिकार, तो दोनों ही प्रकार से इसको जानते हैं। वर्तमान समय में अब इन्होंने दोनों ही ऑप्शन दे दिए हैं यहाँ पर। अब संपत्ति का अधिकार पहले ये रहा फिर आपका ये हो गया। तो अभी हम आंसर किस आधार पर दें, तो चलिए चेक कर लेते हैं किस आधार पर ये दिया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को संवैधानिक, वैधानिक, विधिक, कानून अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। यह केवल कानूनी संवैधानिक अधिकार रह गया है। इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो इसलिए इन दोनों ऑप्शनों को इन्होंने इसलिए लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बनता है कि इसको हटा दिया गया था क्योंकि प्रश्न का आंसर दोनों जा रहे थे। अब आते हैं आगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, कौन करता है, संसद सदस्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विद्या मंत्री। तो आंसर आपको नजर आ रहा है, राष्ट्रपति करते हैं किसकी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। अब डिटेल चेक करते हैं क्या है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पता चल चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, यानी कि उनकी उम्र पहले हो जाए तो तब भी वो जो है उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर वो 6 वर्ष के वो तो तब तो हो ही जाएगा, ये तो होना ही है। लेकिन अगर 65 वर्ष के भी हो जाते तब भी कार्यकाल खत्म हो जाता है, चाहे उनका टाइम पीरियड पूरा हुआ या नहीं हुआ, है ना। वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील कुमार अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी। तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। श्रीवस्ती, बलरामपुर, कानपुर, गाजियाबाद। तो अगर आपने सोचा है अलाविन का आंसर क्या इसमें है आंसर, तो देखते हैं। इसको निरस्त कर दिया गया था क्योंकि यहाँ इसका आंसर नहीं बन रहा है। इसमें चयन ने इस प्रश्न को निरस्त किया। दिए गए विकल्पों में से 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर की है। और ये प्रश्न आपके जो मैं यूपी वाला मैंने कराया था वहाँ पर ये प्रश्न आपका बन चुका था। तो अगर मैं कहूँ कमेंट बॉक्स में बताइए तो वही तो फिर हो जाता है ना, प्रश्न करा चुकी हूँ, आंसर एकदम क्लिक कर जाना चाहिए था। निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो आंसर बिल्कुल सही है, डी आपको नजर आ रहा है, तमिलनाडु। चलिए देखते हैं डिटेल इसकी। तमिलनाडु राज्य देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन में अधिकतम योगदान करता है। भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर आता है। भारत की पवन ऊर्जा के उत्पादन में कुल भागीदारी 5.8% है, लेकिन ये 2018 का पेपर था। अब तक आंकड़े चेंज हो चुके हैं, तो थोड़ा जो करंट के आंकड़े हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। ये प्रश्न अच्छा है, बनता है एग्जाम में, बहुत इजी भी है और ये मोस्टली पूछा भी जाता है। तो 13 का आंसर अगर आपने सोचा है सी मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, इसकी डिटेल चेक करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पोस्ट करके वीडियो को इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होगी ना आपको, यहाँ तो आंसर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ तो आपसे बस ये कहा जा रहा है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लगता है यहाँ कुछ यूजफुल आपके लिए निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती। रावी, ब्यास, सतलज या फिर चेनाब। तो 14 का अगर आप आंसर लगा रहे हैं ब्यास, तो बिल्कुल सही। चलिए डिटेल देखते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां, नोट कर लीजिए, बन सकता है यहाँ से प्रश्न। जिसमें से ब्यास नदी ऐसी सहायक नदी है जो पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। ब्यास नदी पंजाब, हिमाचल की बहने वाली एक प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई 470 किलोमीटर है।
यह पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक है, इसलिए तो पंजाब को पंजाब क्यों बोला, तो पंजाब, ठीक है। यहाँ पर आब है 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो लौह अयस्क का वैसे तो उड़ीसा है, लेकिन इसमें भारत का भी जो है स्थान प्रथम ही आता है। तो देखते हैं, उड़ीसा राज्य भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक राज्य। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा के मयूरगंज में होता है, ठीक है। लौह अयस्क के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, लियोनाइट, हेमेटाइट। झारखंड व उड़ीसा राज्यों से देश का लगभग 75 लोहा प्राप्त किया जाता है, तो इसलिए इन दोनों को फर्स्ट नंबर पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित है? ठीक है, बाएं तट पर, दाहिने तट पर यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से बताना है। स्थित है पटना, हरिद्वार, वाराणसी या फिर कानपुर। तो अगर लगाते हैं वाराणसी तो बिल्कुल सही है, दाहिने तट पर स्थित है और प्रश्न ये आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले डिटेल देख लेते हैं। वाराणसी शहर गंगा की नदी ये बाएं तट पर स्थित है, ना कि दाहिने तट पर, ठीक है। जबकि पटना, हरिद्वार, कानपुर गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश से बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहर है। उत्तराखंड में टिहरी, देवप्रयाग, ऋषि, हरिद्वार इत्यादि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था, नहीं है, ठीक है, वाराणसी नहीं है, बाकी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया? तो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रश्न इजी है, फिर भी बता दिया जा रहा है, देख लीजिए। नारा महान समाज सुधार स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म वे जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका है शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय हैं, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर भारत चलो या वेदों की ओर वापस लौट चलो, वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया था। और ये होना भी चाहिए, आज के टाइम में भी ये चीज़ होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, मैडम कामा या फिर मदन लाल धिंगरा। तो प्रश्न का आंसर अगर आपने सोचा है 18 का ए लाला हरदयाल, तो बिल्कुल सही। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर बनता है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी डिटेल यहाँ पर चेक कर लीजिए। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। गदर नामक पत्र के आधार पर ही पार्टी का नाम ही गदर पार्टी रखा गया था। काफ़ी अच्छी डिटेल है और यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोह में कौन सीदोर कहानों से संबंधित था? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह। तो सीदोर कहानों से संथाल विद्रोह संबंधित था। देखते हैं डिटेल क्या है। संथाल विद्रोह सीदोर कहानों से संबंधित था। सीदोर कहानों, चांद और भैरव 4 भाई थे जो संथालों को न्याय दिलाने के लिए विद्रोह में कूद पड़े थे। 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद, बिहार के भागलपुर जिले में स्थानीय जमींदार महाजन, अंग्रेज कर्मचारियों के अत्याचार से पीड़ित संथाल की जनता ने एकजुट होकर इनके खिलाफ विद्रोह शुरू किया, जिसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल भी कहते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। भारत की संसद में शामिल है भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर उपरोक्त सभी। तो 20 का अगर आपने आंसर सोच लिया है डी, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर सभी संसद में शामिल होते हैं। यहाँ पर डिटेल है, पोस्ट कर लीजिए और इसको जो है चेक करके आगे इसको बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? यानी कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका अनुच्छेद कौन से संबंधित है? अनुच्छेद 70, 67, 66 या फिर 64। 21 का अगर आपने सोचा है सी, अनुच्छेद 66, तो बिल्कुल सही। किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से, राष्ट्रपति के नहीं, उपराष्ट्रपति के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इनके जो निर्वाचन होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर इसमें क्या करते हैं? निर्वाचक मंडल होते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ये प्रश्न काफ़ी बार समझा चुकी हूँ मैं।
चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में राज्यों से निर्धारित सदस्यों की संख्या है 520, 525, 528, 530। तो 22 का बिल्कुल लगा लीजिए, 530 बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बंटवारा देख लीजिए किस तरह से किया गया है इनका। राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या इतनी है, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या इतनी है, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित चुने जाते हैं। तो सारी डिटेल आपको इसके अंतर्गत दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसमें फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था। अब 2018 के बाद जो हुए गेम 2020 में, 2021 में, उनके बारे में पढ़िए अच्छे से। मैंने खेल की वीडियो बनाई हुई हैं, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए देखते हैं प्रश्न का आंसर क्या जा रहा है। 23 का आपका जा रहा है रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीट के चुनाव हुए। 224। ये वैसे अब मैं आंसर बता देती हूँ, वैसे रेयर ही बनेगा ये हमारा। तो ये पेपर है 2018 के, कि इस तरह का पैटर्न, आपको सिर्फ पैटर्न देखता है। आपने चेक किया होगा कि प्रश्न कितने भी आप चाहे 10 साल के कर लें, चाहे 15 साल के पढ़ लें, 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो आपके एग्जाम में फंसता है, नहीं तो सारे ही प्रश्न आपको नए मिलते हैं। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर करिए, कंसेप्ट में जाकर एमसीक्यू कीजिए, फिर वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सारे जब आप प्रश्न करने बैठेंगे और इनकी तैयारी अच्छे से होगी तो यहाँ तो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा पेपर बनेगा ही ना। तो प्रश्न का आंसर हम फिर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका देखते हैं इसमें डिटेल में। ये है मई 2018 में कर्नाटक में 2024 सीटों वाली विधानसभा के लिए 2022 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसका मतलब कोई भी इसमें सही नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 18 के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, तो 25 का आप लगा लीजिए बी, 135.4 करोड़ थी। चलिए आगे चलते हैं। 26 पर हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 का पूछा है इन्होंने यहाँ पर, लेकिन हमने 18 का भी देखना है, 19, 20, 21। ये प्रश्न टाइम ईयर पर्सन, ये बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। ये भी आप मोस्ट एक्सपेक्टेड में इसको रख सकते हो, यानी कि 100% में इसको रख सकते हो। तो 26 का आंसर अगर आपने सोचा है डी, द साइलेंस ब्रेकर्स, तो बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इनके बारे में पूरी जानकारी है, किस लिए इन्हें पुरस्कार मिला, किस कारण से मिला। तो यहाँ पर इसको डिटेल को चेक कर लीजिए, नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी अभिलाषी जनपदों की सूची में कौन जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। ठीक है, प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। तो आपका ए आंसर जाएगा मेवात, हरियाणा। चलिए देखते हैं डिटेल इसकी। नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी अभिलाषी आकांक्षी, ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, प्रश्न में से भी प्रश्न, आंसर में से भी प्रश्न बनते हैं। जनपदों की सूची में हरियाणा का मेवात जिला सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। मार्च 2018 में नीति आयोग द्वारा देश में 115 आकांक्षी जिले के लिए बेसलाइन रैंकिंग की शुरुआत की गई। यह रैंकिंग स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित 49 सूचकों पर आधारित थी, है ना। इस संबंध में नवीनतम उपलब्ध डाटा के आधार पर 101 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें मेवात हरियाणा की 101 रैंक थी। इसमें विजयनगरम आंध्र प्रदेश प्रथम रैंक पर था। अब आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, 18 वाला पूछा भी जा सकता है, तो आप तैयार रहिए इस प्रश्न के लिए, आपको करा दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है। तो 28 का अगर आपने सोच लिया है बी, लालजी सिंह, तो बिल्कुल सही, लालजी सिंह थे। अब इनकी यहाँ पर डिटेल है। भारतीय डीएनए पर फिंगरप्रिंट तकनीक के जनक लालजी सिंह का माना जाता है। भारत में पहली बार क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए 1988 में प्रोफेसर लालजी ने डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक की खोज की थी। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग आपराधिक मामलों का पता लगाने के लिए ही, मातृत्व, पितृत्व, व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए भी होता है। तो ये 1988 में शुरू हो चुका था। फिंगरप्रिंट आप जानते भी हैं। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 29।
पहुंच चुके हैं हम 30 के। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? इजी प्रश्न है, फिर भी मैं बताऊंगी। चलिए 29 का आपका आंसर जाएगा बी, विभेदीकरण। ये नहीं होता, स्मृति होता है, विमर्शी होता है, अवबोध स्तर होता है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें, ये बनेगा आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं इसके डिटेल, यहाँ पर इसकी डिटेल है, चलिए चेक करते हैं। अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति, विमर्शी, अवबोध। अब क्या है? स्मृति स्तर का शिक्षण उसे कहा जाता है जिसमें छात्र अधिगम के विषय वस्तु को रटने तक ही सीमित रखता है लेकिन अर्थ की पहचान नहीं रखता है, तो वे क्या है? स्मृति स्तर। अगर स्मृति तेज है तो प्रश्न का आंसर एकदम बता देते हैं, अगर रटते हैं तो भूल जाते हैं। अवबोध स्तर किसी विषय वस्तु के प्रति पहचान कायम करने या उसकी प्रकृति को समझने से लिया जाता है। आपने कोई चीज़ पहचान ली, समझ ली, तो वो क्या हो गया? अवबोध। उसके बारे में आप जान चुके हो, बोध हो चुका है आपको। चिंतन या विमर्शी का मानसिक प्रक्रिया जो समस्या आधारित है, यह हमें समस्या का समाधान प्रदान करती है। तो मैंने भी कमेंट बॉक्स में इसलिए बोलती हूँ कि आप भी चिंतन कीजिए, आप भी मनन कीजिए, आप सर्च कीजिए। आपने बोला कि हम वीडियो पीछे जाके थोड़ी ना देखेंगे, देखिए, समझिए। एक बार में अगर आप देखेंगे तो नहीं होते हैं यार, उनको देखते रहिए, देखते रहिए। हम भी कुछ नया कंटेंट लेकर आते हैं तो ऐसे ही नहीं लेकर आते, सर्च करते हैं, उसको बोर्ड ढूंढते हैं, तब उसको पेश करते हैं। तो ऐसे ही आप सोचेंगे आप एक बार में, हाँ, अगर आपने नोट्स बना लिए हैं देखकर, आपने अपने जो आपको आते हैं वो आपने छोड़ दिए, जो नहीं आते आपने नोट डाउन कर लिए हैं और आपको उनको पढ़ रहे हैं, तो ये भी पैटर्न सही है। और अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि आप बार बार देखिए, है ना। उससे क्या होगा? आप चिंतन मनन करेंगे, अरे हाँ, मैंने 10 प्रश्न पढ़ लिए हैं, 5 को मैंने याद कर लिया है, बाकी 5 याद नहीं हुए हैं। मैं तो पैटर्न बता रही हूँ आपको पढ़ने का, कि अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर 5 मिनट आप 5 क्वेश्चन आपके रह गए, 5 आपको तैयार, तो उन 5 को फिर बार बार पढ़िए, वो 5 भी आपकी उस 5 की लाइन में आ जाएंगे। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना का प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है? जॉनकिंस, अमर्त्य सेन, AC पिगू, महबूब उल हक। तो ये महबूब उल हक है, तो इसकी डिटेल हम यहाँ चेक कर लेते हैं। पाकिस्तानी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक को मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0 से 1 के बीच में होता है। जिसे देश का सूचकांक मान जितना अधिक होगा, वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही अधिक ऊपर जाता है। और ये हर साल ही निकाले जाते हैं, ये भी याद रखना। आपके जो अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था से संबंधित आपके जो प्रश्न बनेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, है ना, और उनका करंट में भी पूछा जाता है। तो इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस देख लिया आपने, पैटर्न किस तरह का बना है। और ये 2018 का आपका पेपर था, मॉर्निंग में आपका 2017 का। इस तरह से 4-5 पेपर मैं अपलोड कर देती हूँ आपके जो हो चुके हैं एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा आपको पैटर्न पता चल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है सारी यूनिट्स की, उनके क्वेश्चंस आप देखते रहिए और हिंदी मिरर के साथ बने रहिए। और आप कंप्लेन के साथ साथ मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कहें कि मैडम इस टॉपिक का और अधिक कंटेंट करा दीजिए, और अच्छे से करा दीजिए, तो मैं और अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। और आपको क्या करना है, उसके लिए बेल आइकन हिट करना है और लाल बटन जो है इसको दबाकर जाना है। और L+S+C यानी कि लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करना है। कमेंट जरूर करिए, कैसे भी करिए, लेकिन ज़रूर करिए, अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और मॉर्निंग में 5 o'clock के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।